Hello and welcome, my dear students of class 8 of ICSE. My name is Sunando Devnath. We have already started with the first chapter of physics, matter, right? This is our lecture number 4 of this chapter. तो इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं. If you have not watched the previous lectures, then the link is given in the description box of this video. नीचे description box में इसी video का check करो. You'll get the link. You can watch the previous lectures. Okay, there is a separate playlist which has been created for this chapter. Okay, वहां तुम्हें सारे lectures तुम्हें मिलेंगे in a proper sequence. We are also doing the same thing for chemistry as well. Chemistry का भी कोर्स हमारे इसी चैनल पर इमेवेट एकेडमी पर पूरा किया जाएगा ऑफ योर क्लास 8 केमिस्ट्री. द फर्स्ट चैप्टर has already begun. That is also matter. Okay, class 8 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी मैटर है, एंड दैट आल्सो वी हैव स्टार्टेड. वो उसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, देख लेना. क्लास 8 केमिस्ट्री इस नाम से, मैटर ये भी नाम है प्लेलिस्ट में. ऑलराइट, सो सर्च फॉर द अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऑल द वीडियोस will be arranged in a proper sequence. तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा. This is a wholesome video. Okay, you don't have to go for other resources. If you watch the video sincerely, make notes of whatever we are discussing, then that's a wholesome thing that you have for your preparation. This is a very important, this would be a very important tool for your preparation during examination. You don't have to look for other sources. We would do enough of questions, enough of discussion of different topics, एकदम कंसेप्ट को टच करते हुए, एकदम कंसेप्चुअली. तो तुम्हारा पूरा फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हुए जाएगा, राइट? सो आज हमारा चैप्टर जो है मैटर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. हमने काफी पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, एंड टुडे वी शैल बी स्टार्टिंग विथ यस these points. Just let me take you back to the previous lecture. हमने क्या डिस्कस किया था बेसिकली? हाँ, हमने डिस्कस किया था ये एक्सपेरिमेंट. कहा गया? यस, फ्रीजिंग का एंड मेल्टिंग का, चिल्ड्रन. तो ट्राई टू रिकॉल. मेल्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि दैट मेल्टिंग हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. ओके, एंड दैट फिक्स्ड टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड. वी डिस्कस्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, ओके, जहां पर हमने वैक्स को मेल्ट किया था एक टेस्ट ट्यूब में, एंड वी सॉ कि हमारा जो टेम्परेचर था ड्यूरिंग मेल्टिंग वाज हैपनिंग, मतलब 6th सेकेंड में भी 55 डिग्री सेल्सियस टिल 9th सेकेंड 55 डिग्री सेल्सियस. तो इस दौरान वी डिस्कस दैट इन द प्रीवियस लेक्चर. अच्छे से पूरा एलाबोरेट डिस्कशन है. अभी तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल. तो the temperature, okay, this is temperature 55 degree celsius. This remained constant during this interval of time, 6 seconds से 9 seconds. तो during this is the time, this was the duration where melting was happening, इसीलिए temperature constant था. So एक बात तो क्लियर हो गई थी कि melting happens at a constant temperature. फिर हमने फ्रीजिंग डिस्कस किया था, उसी वैक्स का फ्रीजिंग भी देखा, उसका भी एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया था, एंड वी आल्सो सॉ दैट फ्रीजिंग आल्सो हैपेंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? एंड वो टेम्परेचर सेम है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स वाज सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वैक्स. जिस टेम्परेचर पर वैक्स मेल्ट किया वो 55 डिग्री सेल्सियस था, और जिस टेम्परेचर में वैक्स फिर से सॉलिडिफाई हो गया वो भी 55 डिग्री सेल्सियस ही है. तो एक बात तो हमने ये कंक्लूड किया था कि फॉर अ सब्सटेंस, देखो यहां लिखा हुआ है, फॉर अ सब्सटेंस द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम. ये सिर्फ वैक्स के लिए नहीं, ये तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो, आइस के लिए भी. Ice melts at 0 degree Celsius, and water freezes to ice also at 0 degree Celsius. Means the freezing point of water is same as melting point of ice. दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है. तो कोई भी सब्सटेंस का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस आर सेम. ओके, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद हमें एक ये टेबल डिस्कस करना था जो हम आज करेंगे. बेसिकली व्हाट इज इट? दिस टेबल शोज 4 सब्सटेंसेस, आइस, वैक्स, नैप्थलीन एंड कॉपर, एंड उनके मेल्टिंग पॉइंट को यहां पर दिखाया गया है. ओके, लाइक यहां पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट तो ऑलरेडी यू नो. आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 degree Celsius. Wax melts at 55 degree Celsius. This is what we discussed in the previous class experiment ना, कि मैं 55 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट भी किया, फ्रीज भी हुआ. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 55 डिग्री सेल्सियस. नैप्थलीन का याद कर लो 80 डिग्री सेल्सियस. एंड कॉपर का देखो कितना हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट करता है, 1085 डिग्री सेल्सियस.
आइस सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। कॉपर 1085 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कितना ज्यादा हीट देना पड़ेगा मुझे, है ना, तब वो मेल्ट करता है। लेकिन ये मत सोचो कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी हाई होगा। यहां पर वही चीज तुम्हें समझाने के लिए इन द थर्ड कॉलम दे हैव गिवन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फॉर मेल्टिंग आइस, for melting 1 kg of ice. They have also given the heat absorbed for melting 1 kg of wax. तो देखो सारे वैल्यूज को देखो। जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, J stands for जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ हीट, और यूनिट को देखो जूल पर केजी है। समझने का कोशिश करो। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो कुछ नए नए चीजों को समझना है। यूनिट्स को देखकर हम क्या बता सकते हैं, ये जो जूल पर केजी है, समझो बात को, जूल पर केजी है, ये हमें ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फॉर 1 केजी ऑफ दैट सब्सटेंस टू मेल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बुद्धि खोलो। जूल पर केजी, बुद्धि खुल रहा है कि समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट को देखो, जूल पर केजी। जूल स्टैंड्स फॉर, जूल मींस अमाउंट ऑफ हीट, हीट गेन्ड पर केजी, मतलब 1 केजी, यहां पे आइस की बात कर रहे हैं। 1 केजी ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी जूल्स आर रिक्वायर्ड, वही वैल्यू है यहां पर। तो 1 केजी आइस ले लिया हमने और उसको पूरा मेल्ट करने के लिए 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स ऑफ हीट वुड बी रिक्वायर्ड। इसीलिए हमने क्या लिखा, दैट हीट एब्जॉर्ब्ड इज 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी। Similarly, 1 kg of wax, if I want to melt 1 kg of wax, तो देखो हीट कम लगेगा। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड हैज टू डू विथ सर्टेन अदर फैक्टर्स, जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है, जो मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भले वैक्स का ज्यादा हो आइस से, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू मेल्ट दैट 1 केजी ऑफ द सब्सटेंस, 1 केजी ऑफ वैक्स इज लेस देन द हीट एब्जॉर्ब बाय 1 केजी ऑफ आइस टू मेल्ट। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से हीट एब्जॉर्ब का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो याद करना पड़ेगा तुम्हें ये वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हमारे बुक में है, कंसाइंस फिजिक्स में है। तो एग्जाम में बाई चांस पूछ दे तो याद रहेगा, तो यू विल बी एबल टू राइट। ओके, तो यू सी दैट हीट एब्जॉर्ब्ड by 1 kg of ice to melt is 336,000. 000 मतलब 1000, 336,000 joules per kg. The amount of heat absorbed by 1 kg of wax is 147,000. Are you getting? 000 मतलब 147,000, 147,000, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 147 into 10 to the power 3 joules per kg. अच्छा, 1 kg of naphthalene if I have to melt, same amount of heat. वैक्स को मेल्ट करने के लिए जितना हीट लगेगा, नैप्थलीन को भी 1 केजी ऑफ नैप्थलीन को भी मेल्ट करने में उतना ही हीट लगेगा, 147 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी। हालांकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट करेंगे, लेकिन 1 केजी ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वैक्स हो चाहे नैप्थलीन हो, उसको मेल्ट करने में भले अलग अलग टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, लेकिन मेल्ट करने में 1 केजी ऑफ वैक्स को और 1 केजी ऑफ नैप्थलीन को मेल्ट करने में जितना हीट लगेगा, दैट हीट इज सेम, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब वुड बी सेम। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट हैज नथिंग टू डू विद अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। कॉपर को आप मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, एंड उसको अमाउंट ऑफ हीट फॉर 1 केजी ऑफ कॉपर टू मेल्ट इज ऑल्सो बहुत ज्यादा। इट इज 1806 into 10 to the power 3 joule per kg. 1 kg of copper needs 1806 into 10 to the power 3 joules of heat to melt. Okay, इसलिए यूनिट हो गया जूल पर केजी। सिंपल, अंडरस्टूड, the meaning conveyed by joule per kg is clear. joule per kg मतलब how much amount of joules are required. joule मतलब heat. How much amount of joules are required for this particular substance, this particular substance, this particular substance, or this particular substance of mass 1 kg to melt completely. That is what this value is representing. Clear है? ये सारे values वही heat को represent कर रहा है. I hope I have been able to make it clear. Okay. Now, इसी heat को एक special नाम दिया गया है. ये जो heat तुम्हें दिख रहा है ना, amount of heat required to melt 1 kg of the substance, इसका एक special नाम है.
इसको बोला जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये हीट एक खास वैल्यू है, ये एक स्पेशल वैल्यू है। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 1 kg ऑफ द सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए। 1 kg, we have specified the mass. 1 kg of ice needs how much amount of heat to melt? The value is 336 into 10 to the power 3 joules. 1 kg of wax needs how much amount of heat to melt? The value is 147 into 10 to the power 3 joules. So these values are specified for every 1 kg of the substance to, melt completely. So इन हीट्स को कहा जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना, मेल्टिंग को फ्यूजन कहा जाता है। तो ये स्पेसिफिक मास के लिए डिफाइंड है, 1 kg के लिए डिफाइंड है कि इतना हीट चाहिए फॉर मेल्टिंग 1 kg ऑफ द सब्सटेंस। तो मास फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है, इसलिए स्पेसिफिक। लेटेंट हीट क्यों बोल रहे हैं? लेटेंट का मतलब छिपा हुआ है, हिडन है, हिडन है, इसलिए हम इसको लेटेंट बोल रहे हैं। लेटेंट मतलब हिडन, हिडन हीट। हिडन हीट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस हीट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द थर्मोमीटर। लिसन हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तुमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा होगा ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये 55 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर था, हालांकि मैं कंटिन्यूसली हीट दे रहा था। 6th सेकेंड से 9th सेकेंड में क्या हुआ चिल्ड्रन? डू यू रिमेंबर? याद करो, याद करो, हमने क्या डिस्कस किया था? द वैक्स started to melt at the 6th temperature and it completely melted at the 9th temperature. तो 6th सेकेंड से 9th सेकेंड में हमने तो हीट तो कंटिन्यूसली दे, बर्नर वाज कंटिन्यूसली बर्निंग, हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे थे, बट देयर वाज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। हीट देने के बावजूद द टेम्परेचर वाज स्टिल 55। 7th सेकेंड में भी 55, 8th सेकेंड में भी 55 डिग्री सेल्सियस एंड 9th सेकेंड में भी 55 डिग्री सेल्सियस। मींस this time during this interval 6th second to 9th second जब मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा था तो हीट सप्लाई हो ही रहा था। वी वर गिविंग हीट टू द वैक्स, वैक्स वाज एब्सॉर्बिंग हीट, बट दैट हीट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द थर्मोमीटर एज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पर देखो 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सेकेंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ा द टेम्परेचर इंक्रीज 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कुछ देर बाद 35 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो हीट हम इस ड्यूरेशन में दिए थे वो हीट तो थर्मामीटर में दिखा, हाँ इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, तो इसीलिए ये छिपा हुआ हीट नहीं है। लेकिन जो हीट हमने 6th सेकेंड टू 9th सेकेंड में दिया जब वो वैक्स मेल्ट कर रहा था, वो हीट हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखा। The temperature remained constant. The thermometer was showing a constant temperature. लेकिन हीट तो हमने दिया, तो हीट कहीं छिपा हुआ है। छिपा हुआ है मतलब थर्मोमीटर में नहीं दिख रहा है। वो हीट बेसिकली यूटिलाइज कहां हुआ? नॉट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी। यहां पर मेल्ट हुआ सब्सटेंस, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए वो हीट यूटिलाइज्ड हुआ। The heat was not utilized in increasing the temperature of the body. The heat got utilized in changing the state of the body. तो हीट जो है ना वो जरूरी नहीं कि हमेशा टेम्परेचर को इंक्रीज ही करेगा। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हीट तुम सोचोगे कि सर हीट दूंगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, हमेशा नहीं जरूरी है। यहां पर तुमने वही चीज तो सीखा कि जब स्टेट चेंज होगा ना, व्हेन सॉलिड इज मेल्टिंग मींस इट इज चेंजिंग टू लिक्विड, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब स्टेट चेंज होगा तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब स्टेट चेंज नहीं होगा। तो या फिर तो दो ऑप्शन है, व्हेन यू सप्लाई हीट टू अ बॉडी, आइदर द स्टेट चेंजेस और द टेम्परेचर चेंजेस, बोथ ऑफ द टू विल नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि स्टेट भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कभी नहीं हो सकता। तुमने हीट दिया, या तो स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर चेंज होगा। इसीलिए हम एक बात स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था, स्टेट चेंज का जब डेफिनेशन हमने पढ़ा था, change of state, we discussed that change of state always takes place at a constant temperature, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं जब स्टेट चेंज होगा। तो दैट इज व्हाई आई हैड टोल्ड यू कि चेंज ऑफ स्टेट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहां पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट, कहा गया, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसीलिए बोलते हैं
समझ में आया? स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पेसिफाइड फॉर मास है। लेटेंट हीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्मामीटर में ये हीट मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मेल्ट करने का हीट है। तो जब मेल्टिंग हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब ये हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, ये हीट आइस को मेल्ट करेगा या फिर वैक्स को मेल्ट करेगा, जो भी सब्सटेंस है उसको मेल्ट करेगा। तो मेल्ट करेगा तो वो थर्मामीटर में नहीं दिखेगा। दैट इज वाई इट इज हिडन हीट, लेटेंट हीट। और फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेल्टिंग का मतलब फ्यूजन होता है, इसको मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए। नाम समझ में आया? कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तुम ये वैल्यू बोलना, तुम्हें ये याद करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वैक्स, तुम्हें ये वैल्यू बोलना है विद द करेक्ट यूनिट, जूल पर केजी। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ नैप्थलीन, तुम्हें ये वैल्यू बोलना है 147 into 10 to the power 3 जूल पर केजी। What is the specific latent heat of fusion of copper, तुम्हें ये वैल्यू बोलना है, राइट? समझ में आ गया? बहुत इजी है। तो अब देखो क्या पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ द फॉर द सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आया? इजी है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर फ्रीज होना है, सॉलिडिफाई होना है, तो वो अपना हीट को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। लाइक वाटर, इफ वाटर नीड्स टू चेंज टू आइस, मतलब कि फ्रीज करेगा अगर वाटर, तो वाटर विल रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट। से 1 kg of water is rejecting x joules of heat, so x joules per kg of heat is being rejected by 1 kg of water to change to ice। तो बोल रहा है कि अगर 1 kg ऑफ आइस को वाटर में मेल्ट करना है, तो आइस विल ऑल्सो गेन दैट मच अमाउंट ऑफ हीट ओनली। तो ice to change to water must gain heat. So every 1 kg of ice will also absorb the same x joules of heat only. तो basically बात यह है कि 1 kg of ice, we know that 1 kg of ice needs 336 into 10 to the power 3 joules per kg of heat is required by 1 kg of ice. Obviously यहाँ per kg बोल दिया तो understood है कि 1 kg की बात कर रहे हैं। Then only it will change to water. तो इसका मतलब है वाटर, if I take 1 kg of water and if I need to change to, if I need this 1 kg of water to change to ice, then I have to reject some heat, take out some heat from water. How much amount of heat must be taken out? So it is also same 336 into 10 to the power 3 joules per kg. Her 1 kg of water, every 1 kg of water has to reject this much amount of heat only to change to ice. वही चीज लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम, ये वैल्यू सेम है, एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग फॉर द सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। सेम मास, हमने 1 kg का डिस्कशन किया था, सेम मास। तो सेम चीज है फॉर 2 kg ऑल्सो, 3 kg ऑल्सो। इफ यू हैव 3 kg ऑफ वाटर, सो 3 kg ऑफ वाटर टू चेंज टू आइस will reject say y joules of heat. So 3 kg of ice will also absorb y joules of heat to change to water. Same mass of the substance. Okay, मास अगर सेम है तो वो जितना हीट मेल्ट करने में लेगा उतना ही हीट फ्रीज करने में भी, जितना हीट वो फ्रीज करने में रिजेक्ट करेगा उतना ही हीट वो मेल्ट करने में एब्जॉर्ब करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल। Okay. Second point says the amount of heat absorbed or rejected during the change of state for a unit mass of the substance is called specific latent heat, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। specific latent heat का definition लिखा हुआ है चिल्ड्रन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिकली हमने मेल्टिंग की बात की तो इसे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा मेल्टिंग ही हो, कई बार हम बॉइलिंग का भी बात करेंगे तो उस केस में हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई भी स्टेट चेंज हो उसके लिए जो टर्म यूज होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड पर केजी, उसके लिए यूज होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। The definition of specific latent heat क्या है? The amount of heat absorbed or rejected during the change of state for a unit mass. Unit mass means 1 kg. For a unit mass of a substance is called specific latent heat. And उसका unit है joules per kg, joules per kilogram. Clear है? Third point says water expands on freezing. जानते हो ना, फ्रिज में पानी रख दो, पूरा बॉटल भरकर रख दोगे
फ्रीजर में तो बॉटल क्रैक कर जाएगा, बिकॉज वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, whereas wax, lead etc contract on freezing. ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. वाटर एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वो क्या होता है कि कोई भी चीज को हम ठंडा करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो श्रिंक करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक वैक्स, लेड एटसेट्रा. बट वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस उसको जब हम ठंडा कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट एक्सपैंड्स. So that is an important point. Water expands on freezing, whereas wax, lead, etc. contract on freezing. Melting point of ice decreases with increase of pressure on it. You have to note these points. आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल प्रेशर में ice melts at 0 degree Celsius. But if I increase the pressure on ice, उसके ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए आइस के ऊपर, the melting point of ice will decrease. It will no longer remain 0 degree Celsius. Okay, means it will melt at lesser temperature than 0 degree Celsius. हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करे, हो सकता है -2 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करे. जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे आइस के ऊपर, उतना डिक्रीज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट. Okay, so that is an important point, that melting point of ice decreases with increase of pressure on it. But melting point of wax ulta increases with increase of pressure on it. वैक्स के ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स विल आल्सो इंक्रीज. प्रेशर इंक्रीज कर दिया वैक्स के ऊपर, तो पहले तो 55 डिग्री सेल्सियस में, नॉर्मल प्रेशर में तो 55 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट कर रहा था. वी हैव डिस्कस्ड ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 55 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अंडर नॉर्मल प्रेशर. लेकिन जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया वैक्स के ऊपर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स increases, not decreases, unlike ice. Melting point of ice decreases. फिफ्थ पॉइंट को देखो, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. The melting point of ice decreases when salt is added to it. जब हम सॉल्ट को आइस में मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस. The mixture of salt and ice is called freezing mixture. It is used for preparing kulfis. In summer season, you must have seen, the kulfi walas, they come at your home, near your door, and they sell kulfis. You people are fond of kulfis also. In fact, I am very much fond of kulfis. So, जो kulfi होता है ना, वो summer season में अपना वो ठेला लेकर, that mobile stall को लेकर वो घूमता है. तो the kulfis do not melt. उसके क्या होता है? He does not have a refrigerator. क्या है सिस्टम कि उतने गर्मी में भी उसके कुल्फी वहां मेल्ट नहीं कर रहा है? Because the melting point of ice has decreased. He has used a freezing mixture. Actually, what he has used, he has mixed the salt and ice together. So ice would melt at a lower temperature than 0 degrees Celsius. At a lower temperature than 0 degrees Celsius. So the melting point of ice decreases. हो सकता है कि वो -3 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करेगा. Okay, so that is why the kulfis remain very cold. Okay, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है? -3 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर उसने फ्रीजिंग मिक्सचर से बनाया है. The kulfis remain cold. The melting point of ice decreases when salt is added to it. The mixture of salt added to ice is called freezing mixture. It is used for preparing kulfis. So clear है ये सारे points? तो आज हम लोग इस वीडियो में यहां तक करते हैं. In the next lecture, we would start with a very important discussion, explanation of melting by molecular model. Molecular model से हम melting को एक्सप्लेन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ साथ हम बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन, इसके डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल. सेम मॉलिक्यूलर मॉडल से हम वेपराइजेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को लेकर मैं आ रहा हूं. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर चिल्ड्रन.